हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं गेस्टाल्टवादी विचारधारा के बारे में बताते हुए मैं बीए पार्ट 3 ऑनर्स के पेपर 6 में पढ़ाए जाने वाले पाठ, जो कि ग्रुप ए में सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी या हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उसमें मैंने पिछले क्लासेज में गेस्टाल्टवादियों के कंट्रीब्यूशन की चर्चा की थी और गेस्टाल्टवादियों के प्रत्यक्षीकरण संबंधी सिद्धांत तथा शिक्षण संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की थी। अब मैं गेस्टाल्टवादियों के द्वारा थिंकिंग को लेके उनके क्या विचारधाराएं हैं, चिंतन को लेके उनका क्या कहना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चिंतन को लेके गेस्टाल्टवादियों ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रोडक्टिव थिंकिंग। प्रोडक्टिव थिंकिंग के आधार पे उन्होंने सीखने के सिद्धांत को चिंतन के सिद्धांत से जोड़कर व्याख्या की थी और उन्होंने कहा था, खासकर वर्दाइमर ने छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न तरह के ज्यामितीय समस्या को देकर उनके चिंतन का अध्ययन किया और उनके द्वारा जितने भी प्रयोग किए गए उस संबंध में और जो फाइंडिंग्स हुए उसी को प्रोडक्टिव थिंकिंग में प्रकाशित किया। वह 19वीं शताब्दी में 1910 ईस्वी से लेकर 15 ईस्वी तक के बीच में किया गया, जो 100 साल पहले किया गया इस तरह का चिंतन प्रकाश था, वह बहुत प्रमुखता से चर्चा होने लगा और बच्चों द्वारा किए गए जो क्रिएटिव चिंतन था, थिंकिंग था, उसकी व्याख्या करने में गेस्टाल्टवादियों के जो नियम थे उसका यूटिलाइज किया गया। गेस्टाल्टवादियों के अध्ययन को उर्जबर्ग स्कूल से भी मोटिवेशन मिला था, प्रेरणा मिला था और उन्होंने कहा कि चिंतन का अध्ययन एज ए होल होता है, न कि एज ए पार्ट होता है। समग्रता के आधार पर हम लोग चिंतन करते हैं। जैसे किसी भी समस्या के उपस्थित होने पर हम एज ए होल उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, न कि उसके डिटेल्स में खो जाना चाहिए। इसमें पार्ट के रूप में हम लोग चिंतन नहीं करते हैं, बल्कि उनका मत था कि समाधान पर चिंतन करते समय जो त्रुटियां होती हैं वह त्रुटियां बेकार नहीं होती हैं, बल्कि उसे गुड एरर्स के नाम से उन्होंने बताया। अर्थात ऐसी त्रुटियां होती हैं जिसके समस्या के समाधान में कुछ मदद मिलती है। वैसी त्रुटियां जिनका उपयोग चिंतन के क्षेत्र में होता है और उनके आधार पर चिंतन करने में कुछ मदद मिलती है, उसी को गुड एरर्स के नाम से जाना गया। वर्दाइमर ने स्पष्ट किया कि चिंतन में प्रयास एवं त्रुटि का स्थान नहीं होता है, ट्रायल एंड एरर का स्थान नहीं होता है। चिंतन हमेशा गोल डायरेक्टेड एवं सूझपूर्ण होता है। इसमें एक नया गेस्टाल्ट उत्पन्न होता है। कुछ अन्य गेस्टाल्टवादी भी इसी तरह की व्याख्या चिंतन को लेकर किए कि इंसाइटफुल होता है और एज ए होल होता है और यह गोल डायरेक्टेड होता है, जिसमें डंकर, मायर ने भी अपने प्रयोगों से स्पष्ट किया कि चिंतन सूझपूर्ण होता है तथा इसमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की संरचना में परिवर्तन होता है। वर्दाइमर ने चिंतन के 3 प्रकार की व्याख्या की। पहला था ए प्रकार का चिंतन, बी प्रकार का चिंतन और वाई प्रकार का चिंतन। 3 प्रकार से उन्होंने चिंतन को समझाने के दृष्टिकोण में 3 प्रकार का कहा, जिसमें ए प्रकार का चिंतन उत्पादक चिंतन अर्थात प्रोडक्टिव थिंकिंग को कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति का संबंध निर्णयात्मक समस्याओं से होता है, जिसमें ग्रुपिंग, रीऑर्गेनाइजेशन तथा महत्वपूर्ण विशेषताओं की खोज आदि की प्रक्रियाएं प्रधान होती हैं। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति साधन और संबंध जो होता है वह लक्ष्य से जोड़ने की कोशिश करता है। साधन और संबंध, व्यक्ति और लक्ष्य के बीच में जो आपसी रिलेशन है उसको जोड़ने की कोशिश करता है। अब आइए आप वाई प्रकार का चिंतन, इस चिंतन प्रयास एवं त्रुटि एवं ब्लाइंड थिंकिंग के समान ही होता है। इस तरह के चिंतन में ए प्रकार के चिंतन में कमी आ जाती है। इस तरह के चिंतन में यदि समाधान होता है तो वह मात्र अचानक होता है
और सडन होता है। अचानक और सडन का अर्थ ही हुआ कि सूझपूर्ण होता है, इंसाइट से रिलेटेड होता है। तीसरा जो चिंतन बी प्रकार का चिंतन है, उसमें प्रोडक्टिव, कुछ अंश प्रोडक्टिव तथा कुछ अंश अनुत्पादक एवं यांत्रिक मैकेनिकल होता है। बरदाइमन के अनुसार प्रोडक्टिव थिंकिंग में विकेंद्रीकरण एवं पुनर्केंद्रीकरण की प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। केंद्रीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति के चिंतन में परिस्थिति के बारे में आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तिगत विचार से अनासक्त विचार की ओर अंतरण होता पाया जाता है, ट्रांसफर होता पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति परिस्थिति को समग्र रूप से एवं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के प्रेक्षण में करता है, जबकि पुनर्केंद्रीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति परिस्थिति को एक नया एवं पेनिट्रेटिंग विधि विचार से देखता एवं समझता है। इसमें एक नई दृष्टिकोण की उत्पत्ति होती है, यह कंस्ट्रक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है और इसका सॉल्यूशन भी क्रिएटिव तरीके से ही होता है। अर्थात पुनर्विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दोनों के द्वारा चिंतन की प्रक्रियाएं होती हैं। वर्दाइमर ने समस्या समाधान में रिपीटेशन के महत्व को अस्वीकृत कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो पुनरावृत्ति की बात कही जाती थी, उसको वर्दाइमर एवं गेस्टाल्टवादियों ने रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यांत्रिक पुनरावृत्ति के सतत उपयोग से प्राणी में यांत्रिक क्रियाएं तथा ब्लाइंड हैबिट्स के निर्माण होने की संभावना बहुत ही तीव्र हो जाती है, जो कि चिंतन के लिए उचित नहीं होती है। अतः गेस्टाल्टवादियों ने इसका विरोध किया। इस तरह से हम देखते हैं कि गेस्टाल्टवादियों के द्वारा जो चिंतन की परिभाषाएं दी गई, चिंतन के विभिन्न 3 प्रकारों को बताया गया और चिंतन किस तरह की प्रक्रिया है, समस्या के आने पर व्यक्ति किस तरह से थिंकिंग करता है, इसकी विशद व्याख्या की गई। अब हम देखेंगे कि मेमोरी को लेके गेस्टाल्टवादियों के क्या विचार थे। मेमोरी को लेके प्रत्यक्षीकरण के परसेप्शन के नियमों का उपयोग किया गया। मेमोरी का एक प्रचलित सिद्धांत यह था कि जब व्यक्ति किसी वस्तु या चीज़ का परसेप्शन करता है तो उसे प्रत्यावाहन करता है, और यदि उसमें सफलता मिलती है तो उसका प्रमुख कारण यह है कि उद्दीपन का मस्तिष्क में एक ट्रेस रह जाता है। जब यह ट्रेस मिट जाता है तो उस व्यक्ति का रिकॉल नहीं कर पाता है, अर्थात फॉरगेटिंग होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान द्वारा इस थ्योरी को, अभी तक तो यही मान्यता थी कि यदि हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उस चीज़ को सीखने से संबंधित एक खास प्रकार का मेमोरी ट्रेस हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, और वह जितना गहरा होता है मेमोरी हमारी उतनी ही गहरी मानी जाती है। वह जितना कम गहरा होता है मेमोरी उतनी कम मानी जाती है, अर्थात फॉरगेटिंग की संभावना ज़्यादा होने की रहती है। परंतु गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट ने इस सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, और उन लोगों ने एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया। हालांकि इन लोगों ने जो मेमोरी ट्रेस का कॉन्सेप्ट था उसको लाभदायक बताया और उसको एक्सेप्ट किया। मेमोरी ट्रेस को लेकर गेस्टाल्टवादियों में कोई मतभेद पूर्व के विचारधाराओं से नहीं था। गेस्टाल्टवादियों का मत है कि एक डायनामिक प्रोसेस होती है, स्मृति एक डायनामिक प्रोसेस होती है जिसमें समय बीतने के साथ साथ चिन्हों में कई तरह के प्रोग्रेसिव चेंजेज होते हैं। ऐसे प्रत्यक्षात्मक संगठन के नियम के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के रूप में प्रेग्नेंस का नियम, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस को ले सकते हैं। उल्फ ने भी अपने प्रयोग में इसे और स्पष्ट किया। उन्होंने अपने प्रयोगों में प्रयोज्यों को कुछ साधारण अनियमित ज्यामितीय चित्र को 5 सेकंड के लिए दिखाया। इसके बाद विभिन्न समय अंतरालों जैसे 30 सेकंड, 24 सेकंड, 25 सेकंड जो भी हो, एक तक तथा 1 सप्ताह के बाद उन आकृतियों या चित्रों को रेखांकित करने को कहा गया। तो इसका जो परिणाम पाया गया उसमें देखा गया कि प्रयोज अस्पष्ट आकृतियों को अधिक स्पष्ट करके तथा एक उसे उत्तम आकार देके प्रारूप देकर रेखांकित किया। गेस्टाल्ट के इस सिद्धांत का कुछ प्रयोगात्मक समर्थन अन्य लोगों ने भी किया, जिसमें गिब्सन, आल्पोर्ट एंड पोस्टमैन, बार्टलेट आदि का भी नाम आता है। इस तरह से अपने प्रत्यावहन या रिप्रोडक्शन में वो विकृति उत्पन्न अवश्य कर देते हैं, लेकिन इस विकृति का उत्तम स्वरूप हमेशा अच्छा रहता है।
इन प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स या प्रूफ से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्मृति की व्याख्या परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही संभव है। अतः जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है उसको लेके गेस्टाल्टवादियों ने प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंस के आधार पे इसकी व्याख्या करने की बात की। इस तरह से स्पष्ट हुआ कि गेस्टाल्टवादियों के द्वारा जो परसेप्शन, लर्निंग, थिंकिंग और मेमोरी में जो कंट्रीब्यूशन दिया गया वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इन सभी क्षेत्रों से प्रत्यक्षण के क्षेत्र में, खासकर परसेप्शन के क्षेत्र में जो और सीखने के क्षेत्र में भी जो गेस्टाल्टवादियों का कॉन्सेप्ट रहा या कंट्रीब्यूशन रहा उसकी चर्चा व्यापक रूप से होती है। परसेप्शन के क्षेत्र में तो उनके द्वारा दिया गया जितना भी सिद्धांत और छोटा छोटा उपनियम था वह आज भी उतना ही समीचीन है, उतना ही उपयोगी है, बल्कि अन्य किसी संप्रदाय के द्वारा उतनी विशद व्याख्या परसेप्शन से संबंधित नहीं की गई जितना कि गेस्टाल्टवादियों ने किया। गेस्टाल्टवादियों के मूल की यदि बात करें तो वह किसी भी चीज़ की व्याख्या एज ए होल करना चाहते थे। वह किसी भी चीज़ की व्याख्या पार्ट के रूप में नहीं करना चाहते थे। यह उनके मूल सिद्धांतों में से एक था। परसेप्शन के अलावा जो बाकी 3 क्षेत्रों में उन्होंने व्याख्या की वो मूलतः लर्निंग, मेमोरी और थिंकिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या की उसमें परसेप्शन का थ्योरी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता रहा। अतः मूलतः कहेंगे तो प्रत्यक्षीकरण ही एक ऐसा फील्ड था जो कि गेस्टाल्टवादियों को अमरत्व प्रदान किया और सारे प्रकार के कॉन्सेप्शन की व्याख्या परसेप्शन को लेके ही की जाती रही है। इस प्रकार हमने देखा कि गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण के विभिन्न नियमों, उपनियमों, लर्निंग, मेमोरी और थिंकिंग, ये चारों के अपने अपने मत प्रस्तुत किए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो गेस्टाल्टवादी हैं एक स्कूल के रूप में, एक इज़्म के रूप में, एक संप्रदाय के रूप में उनका जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स रहा, विभिन्न कॉन्सेप्ट्स या विभिन्न कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोग जो जितनी भी बातें गेस्टाल्टवाद को लेके हुई है पिछले क्लासेज में, आप लोग उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करें और संबंधित प्रश्न आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का एज ए स्कूल के रूप में, एज ए इज़्म के रूप में, एज ए सिस्टम के रूप में मनोविज्ञान में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।